Good morning, students. In my previous video, you got basic knowledge. Today, you will read Hindi grammar, chapter 1, भाषा और व्याकरण. So let's start. बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम भाषा के संबंध में बहुत कुछ पढ़ते आए हैं. अब हम जानेंगे कि भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी. प्रारंभ में जब भाषा नहीं थी तब मनुष्य इशारे से अपने विचारों को व्यक्त करता था. धीरे धीरे उसने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पत्थरों, चट्टानों और कुछ संकेत या चिन्ह बनाने आरंभ कर दिए. इन संकेतों की सहायता से विचारों का आदान प्रदान कुछ सरल हो गया था. जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया, मतलब सीखता गया, वैसे वैसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक साधन की आवश्यकता उसे अनुभव हुई. आज समाज में भाषा का विशेष महत्व है. मानव ही नहीं, पशु पक्षी भी अपने भाव को अभिव्यक्त करते हैं ना, लेकिन उनकी भाषा हम लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आती है और मानव समाज से एकदम अलग है. वे अपनी विभिन्न तरह की आवाज़ निकाल करके एक दूसरे से अपनी भावनाओं को पहुंचाते हैं. केवल मनुष्य, हम लोग ही ऐसे प्राणी हैं जो भाषा की रचना करके अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं, है ना. भाषा के रूप. विद्यालय में आयोजित भाषण प्रतियोगिता में मानसी ने बहुत सुंदर और प्रभावशाली भाषण दिया. भाषण सुनकर अध्यापिका और अन्य छात्र छात्राओं ने उसे बधाई दिया. इस प्रसंग में मानसी ने बोलकर अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाई. अध्यापिका और छात्र छात्राओं ने सुनकर उसे बहुत बधाई दी. तो यह भाषा का कौन सा रूप है? ये भाषा का मौखिक रूप है. तो ये देखिए, ये मानसी है पिक्चर में और ये अध्यापिकाएं हैं, ये बच्चे हैं. तो ये मानसी जो है भाषण दे रही है स्टेज पर चढ़कर. तो जब मानसी घर पहुंचकर विद्यालय का सारा किस्सा पत्र में लिखकर अपनी सखी आरुषि को भेज दिया. पत्र पढ़कर आरुषि बहुत खुश हुई. उसने पत्र लिखकर मानसी को बधाई दी. तो पत्र लिखना कौन सा हो गया? भाषा का कौन सा रूप हो गया? तो पत्र लिखना लिखित रूप हुआ और भाषण देना मौखिक रूप हो गया. जैसे बोलकर हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वो कौन सा रूप हो जाता है? मौखिक. और लिखकर तो ये लिखित रूप हो जाता है. इस तरह भाषा के दो रूप हैं. कौन कौन से? पहला है मौखिक रूप, दूसरा है लिखित रूप. साथ ही भाषा के 4 कौशल होते हैं. कौशल कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना. इन्हीं कौशलों का प्रयोग भाषा के दोनों रूपों में किया जाता है. बोलना और सुनना भाषा के कौन से रूप हैं? मौखिक रूप है. लिखना और पढ़ना भाषा के लिखित रूप होते हैं. बोली. भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाती है. यह सीमित अथवा बहुत कम क्षेत्रों में बोली जाती है. इसमें प्रायः साहित्य की रचना नहीं की जाती है. मैथिली, राजस्थानी, बुंदेलखंडी आदि कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के भिन्न भिन्न भागों में किया जाता है. भारत में पहले 18 भाषाओं का संविधान द्वारा मान्यता मिली थी, परंतु अब उनमें 4 बोलियां और जोड़कर उन्हें भी भाषा का रूप दे दिया गया है. वे 4 बोलियां कौन कौन सी हैं जिनको मान्यता मिली है? तो पहला बोडो, डोगरी, मैथिली तथा कोंकणी. इस प्रकार अब भारत में 22 भाषाएं संविधान द्वारा स्वीकृत हैं. 22 भाषाएं. तो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? पहला है असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू है. ये 22 भाषाएं हैं हमारे देश भारत की जिन्हें मान्यता प्राप्त है. लिपि. भाषा बोलते समय जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं उनकी ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए होते हैं. यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं. अर्थात भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं. प्रत्येक भाषा की अपनी एक विशेष लिपि होती है. जैसे हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी. पंजाबी की गुरुमुखी. तो ऐसे ही संस्कृत की भी देवनागरी है, गुजराती की भी देवनागरी है और अंग्रेजी की रोमन लिपि है, उर्दू की फारसी तथा मराठी की देवनागरी.
लिपि अर्थात भाषा के लिखित रूप द्वारा किसी भी भाषा के साहित्य को अमूल्य धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। तो स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी? तो हिंदी भारत की राजभाषा 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और तभी से पूरे भारत में हर वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के साथ साथ 21 अन्य भाषाएं भी शामिल हैं, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जिनकी मान्यता प्राप्त है। तो बोलते, लिखते अथवा पढ़ते समय हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह शुद्ध है या नहीं, इसका ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। व्याकरण ही वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। तो देखिए कुछ उदाहरण है। मीरा गाना गा रहा है, तो ये कैसा लग रहा है स्टूडेंट्स? ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, मीरा गाना गा रहा है। तो मीरा क्या है? फीमेल है, लड़की है, लेकिन गा रहा है लिखा हुआ, तो ये गलत लग रहा है, थोड़ा अटपटा ना। कल जाना है मुंबई मुझे, तो ये जो है ये थोड़ा अटपटा लग रहा है, ये सारा गलत लिखा हुआ है ना। मैंने तेरे से नाराज हूँ, तो ये सब गलत लिखा हुआ है। तो इसको शुद्ध रूप में हम बोलना और पढ़ना कैसे सीखेंगे? तो व्याकरण के माध्यम से सीखेंगे। अपने चारों उदाहरण देखें ना, इसमें सभी में कुछ ना कुछ अशुद्धि है। पहले उदाहरण में लिंग संबंधी अशुद्धि है, लिंग संबंधी। मीरा एक लड़की है लेकिन गा रहा है, लड़का के लिए प्रयोग हुआ है। तो इसका पहला का जो है शुद्ध रूप क्या होगा? मीरा गाना गा रही है। दूसरे उदाहरण में पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, अर्थात शब्दों का सही क्रम में प्रयोग नहीं किया गया, इधर उधर लिखा हुआ है। मुझे कल मुंबई जाना है, ये शुद्ध रूप है। तीसरे उदाहरण में शब्दों का अशुद्ध प्रयोग किया गया है। मैं तुमसे नाराज हूँ, ये शुद्ध रूप है ना। और चौथे वाले में वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हैं। ट्रक, हरीश, डिब्बा, बंदर। क्या आप जानते हैं कि उपयुक्त सभी अशुद्धियों के सही स्वरूप का ज्ञान हमें कैसे हुआ? इसका ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा हुआ। व्याकरण ही हमें सिखाता है कि किस तरह से हम इनका पालन, सही वाक्य तथा सही शब्द बोलें और लिखें। हर भाषा के कुछ नियम होते हैं, इनका पालन करने से ही भाषा शुद्ध रूप में बोली और लिखी जा सकती है। व्याकरण से ही हमें इन नियमों की सही जानकारी भी मिलती है ना। इस प्रकार भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सीखने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आज आपने इस चैप्टर के माध्यम से जाना कि भाषा और व्याकरण क्या है। तो इस चैप्टर को आप लोग अच्छी तरह से रीड करोगे और समझने की कोशिश करोगे, और जहाँ भी डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज वर्क दूंगी, और अगर कहीं आपको डाउट है, यू कैन आस्क। टिल दैट, थैंक यू।